हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप। और मैं हूं विष्णु शर्मा और स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल द कृष्णा क्लासेज यूट्यूब चैनल में। और आज की क्लास संभव बेस 43वीं क्लास है। बड़ी शानदार, धमाकेदार और धुआंधार होने वाली है आज की क्लास, क्योंकि आज की क्लास में हम पढ़ने वाले वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। आज की क्लास में हम बात करेंगे उन सभी डाउट्स पर जो हमारे दिमाग में हमेशा बने रहते हैं, उन सभी कन्फ्यूजन्स पर जो हमारे दिमाग में हमेशा रहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम जितना गहराई से जानने की कोशिश करते हैं उतने हम कंफ्यूज हो जाते हैं, और इस वजह से नॉर्मली स्टूडेंट्स या फिर 11th क्लास में जब वो कोचिंग वगैरह में पढ़ रहे होते हैं तो टीचर्स भी उतना ही पढ़ाते हैं जितना कि काम के लिए ज़रूरी होता है। यानी आप डेफिनेशन पढ़ते हैं, साथ ही साथ में फॉर्मूला पढ़ लेते हैं और बस न्यूमेरिकल्स पे डायरेक्ट अप्लाई करना चालू कर देते हैं। जबकि पोटेंशियल एनर्जी एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेबिलिटी, अनस्टेबिलिटी यानी इक्विलिब्रियम के बारे में बताती है। साथ ही साथ में जब आप 12th क्लास में पढ़ोगे तो दो चार्जेस के बीच की वजह से, यानी दो चार्जेस का जो सिस्टम है उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी पढ़ोगे, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी पढ़ोगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ोगे, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ोगे, यानी बहुत कुछ पढ़ने वाले हो। ये पोटेंशियल एनर्जी बार बार अपना रूप बदल कर आपके सामने आएगी और आप हमेशा फॉर्मूला रटोगे, परिभाषा रटोगे यानी डेफिनेशन रटोगे और न्यूमेरिकल्स पर वो फॉर्मूला डायरेक्टली पुटअप करोगे, बस हो गया काम। ठीक है। बट जब पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड जब भी कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, ग्राफ्स आते हैं, तो हमारा बंटाधार हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर वहाँ पर होते नहीं हैं और हमें कुछ समझ में आता नहीं है। हमने तो डेफिनेशन और फॉर्मूला केवल यही तो रटा है। समझ गए मेरी बात? हम तो तोता बन चुके होते हैं। तो आज की क्लास इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब धुआंधार, धमाकेदार, आप कुछ भी कह लो, लेकिन आज की क्लास बड़ी खतरनाक होने वाली है। कभी कभी तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, कभी कभी आपको डाउट्स आएंगे, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपके सारे डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। लेकिन आज की क्लास थोड़ी बोर भी कर सकती है आपको, मैं पहले ही आपको बता दूं। ठीक है, क्योंकि आज की क्लास में कोई बम फोड़ना, ऐसे मतलब थ्रिल टाइप का तो कुछ होने वाला नहीं है। आज की क्लास थ्योरिकली ज़्यादा है, तो आज की क्लास थोड़ी सी बोरियत कर सकती है। इसलिए आप कुर्सी पर बेल्ट बांध के बैठना कि आपका बार बार उठने का मन करे, फिर भी आप उठे ना। लेकिन यदि आपने पूरी क्लास ज्वाइन कर ली तो आज गारंटी के साथ कह सकता हूँ मैं, पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, वो आपसे छुपा हुआ नहीं है और मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी से। ठीक है, चलिए भाई, होती क्या है ये पोटेंशियल एनर्जी। तो आज हम उन सभी बातों पर चर्चा करने वाले हैं जो आज तक कही गई है हमें, या हमने आज तक सुनी है। ठीक है, चलिए। तो देखो, डेफिनेशंस तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन ऑफ पार्टिकल इन फील्ड ऑफ फोर्स। बल के क्षेत्र में किसी भी पार्टिकल की पोजीशन की वजह से, किसी भी पार्टिकल की पोजीशन की वजह से जो एनर्जी शो होती है, जो पार्टिकल के पास एनर्जी स्टोर होती है, उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। एक नॉर्मली हम जनरली ये सुनते भी हैं, बोलते भी हैं। इसके अलावा एनर्जी ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम। किसी निकाय के कणों के अभिविन्यास के कारण उनमें संचित ऊर्जा है ना। एनर्जी ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम, किसी भी सिस्टम के पार्टिकल्स के कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, उसके अभिविन्यास की वजह से, उनकी पोजीशन की वजह से किसी भी फील्ड में जो एनर्जी शो होती है, जो एनर्जी स्टोर्ड होती है पार्टिकल्स के पास में, उसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ये दो तो बहुत नामी और चलने वाली डेफिनेशंस है, मतलब ज़्यादातर लोग यही बोलते हैं और इन्हीं के बारे में सुनते हैं।
कई बुक्स में एक डेफिनेशन और भी है जिसको हम आगे बात करेंगे, ठीक है। नॉर्मली मैं पहले इन दोनों के बारे में आपको क्लियरली बता देता हूं, ठीक है। एनर्जी ड्यू टू पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स इन द फील्ड ऑफ फोर्स, किसी भी फोर्स के फील्ड में, किसी भी बल के क्षेत्र में, यानी ऐसा क्षेत्र जहां पे बल लग सकता है, ठीक है। तो किसी भी बल के क्षेत्र में, किसी भी फोर्स के फील्ड में कोई पार्टिकल है तो उसकी पोजीशन की वजह से उस पार्टिकल्स के पास जो एनर्जी आ गई है, ठीक है, उस पार्टिकल के पास उसकी पोजीशन की वजह से जो एनर्जी आ गई है या जो एनर्जी स्टोर हो गई है या पार्टिकल जो एनर्जी शो कर रहा है उसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब आप एग्जांपल समझिए। मान लो मेरे पास ये पेन है, मान लो मेरे पास ये पेन है, खूब भारी है, ठीक है, और मैंने इसको यहाँ पर टांग रखा है, यहाँ पर मैंने इसे टांग रखा है, एक एच हाइट पर ये यहाँ पर है, ठीक है। तो इस के ऊपर एक फोर्स लग रहा है, मैंने तो इसको रोक रखा है, बट इसके ऊपर एक फोर्स हमेशा लगेगा, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वीय बल। तो ये बल के क्षेत्र में है। इस ग्रेविटी वाले फोर्स का जो रीजन है, उस रीजन में ये पार्टिकल्स लटका हुआ है। तो इस पार्टिकल की पोजीशन की वजह से, इस पेन की स्थिति की वजह से, जो कि कुछ हाइट पर है, इस स्थिति की वजह से इसके पास एक एनर्जी स्टोर हो गई है। यदि मैं इसे छोड़ दूं तो वही एनर्जी, वही पोटेंशियल एनर्जी होगी जो अभी इसके पास है, वही एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और इसी पोटेंशियल एनर्जी की वजह से ये वर्क भी करेगा। यानी जब ये नीचे गिरेगा तो गिरने के बाद यदि किसी कांच पे गिरेगा तो हो सकता है उस कांच को तोड़ दे, ठीक है। कांच के ऊपर काम करेगा और कांच को तोड़ देगा। काम करने के लिए जो इसके पास एनर्जी आई है, वो एनर्जी इस पेन के पास इसकी पोजीशन की वजह से है। यदि यही पेन ये जमीन और यहाँ पर रख रखा होता तो कांच को नहीं तोड़ता, क्योंकि इस पेन के पास में कोई एनर्जी है ही नहीं। इस पेन के पास में कोई एनर्जी है ही नहीं। यदि मेरा रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस लेवल, यानी मेरा स्टार्टिंग पॉइंट जमीन है, तो जमीन के ऊपर मैं पेन रख दूंगा तो पेन के पास में कोई एनर्जी है ही नहीं, और इसका मतलब वो वहां पर कोई काम नहीं कर सकता। बट जमीन से यदि मैं इसको इतना ऊपर उठाकर रख लूं तो इसकी पोजीशन की वजह से इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाएगी, ये एक एनर्जी शो करेगा, वही एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होगी। जब मैं इसे छोड़ूंगा तो वही पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होना चालू हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। साथ ही जब ये पेन नीचे गिरेगा तो वही काइनेटिक एनर्जी कह दो या ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर आगे दूसरे रूप में कन्वर्ट होगी, ठीक है। तो चाहे पोटेंशियल एनर्जी के लिए कह दो चाहे काइनेटिक एनर्जी के लिए कह दो, जब ये नीचे गिरेगा तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, और उसी काइनेटिक एनर्जी की वजह से जब ये नीचे किसी कांच पर गिरेगा तो वही काइनेटिक एनर्जी वर्क डन करने में काम आएगी, और वो यानी ये पेन उस कांच के ऊपर काम कर जाएगा, और जब काम करेगा तो कांच को तोड़ देगा। मे भी ऐसा ही होता है, ठीक है। क्लियर है? आगे मेरी बात समझ में? नहीं तोड़ पाया तो वर्क, पोटेंशियल एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। इसके पास एनर्जी आ रही है, मैं बताना चाह रहा हूं कि इसके पास जो एनर्जी आ रही है वो इसकी पोजीशन की वजह से है, वो इसकी पोजीशन की वजह से है। आगे मेरी बात समझ में? किसी फील्ड ऑफ फोर्स में, ठीक, तो ग्रेविटी का ये फील्ड है, इस फील्ड में ये टंगा हुआ है। आगे मेरी बात समझ में? लेकिन यहाँ पर एक जो छोटा सा जिक्र हम भूल जाते हैं, करना भूल जाते हैं या जानना भूल जाते हैं, वो बात यह है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, ये अकेले पार्टिकल की नहीं है। ये पोटेंशियल एनर्जी जो ये शो करेगा वो एक सिस्टम की है। इस पार्टिकल की अकेले की पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। हम कहते हैं कि इसकी पोजीशन की वजह से ये जो एनर्जी शो कर रहा है, तो हम कहते हैं, तो उस हिसाब से हमें लगता है कि यार इसकी पोटेंशियल एनर्जी है। नहीं, ये पोटेंशियल एनर्जी इसकी नहीं है। ये पोटेंशियल एनर्जी एक सिस्टम की है, एक निकाय की है, और सिस्टम कम से कम दो लोगों से मिलकर बनता है। तो इसमें वो दूसरा आदमी कौन है जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में भागीदारी निभा रहा है? वो दूसरा आदमी है धरती माता। मैंने कहा इसको कि पेन को मैंने ग्रेविटी के फील्ड में यहां पर किसी पोजीशन पे टांग रखा है और मैंने रेफरेंस पॉइंट लिया है जमीन, तो इनडायरेक्टली मैंने धरती माता की बात कर ली, या कह दो जब मैंने ग्रेविटी की बात की तो धरती माता की बात कर ली, क्योंकि धरती माता इसके ऊपर फोर्स लगा रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स। आगे मेरी बात समझ में? तो इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी आई है ना, वो सिंगल पार्टिकल की नहीं आई है, वो एक सिस्टम की आई है।
वो एक सिस्टम की आई है, लेकिन हमारा फोकस इसके ऊपर है, हमारा फोकस इसके ऊपर है, क्योंकि धरती माता नहीं चल रही, पेन नीचे चल रहा है, धरती माता के पास पेन जा रहा है, तो हमारा फोकस इसके ऊपर है। बट पोटेंशियल एनर्जी धरती माता प्लस पेन की है, ना कि केवल पेन की है। ठीक है, कुछ ऐसे समझ लीजिए इस बात को कि मान लो ये गेंद है यहाँ पर, ठीक है, और ये यहाँ पर h हाइट पर है, ये गेंद है यहाँ पर h हाइट पर है। यदि मैं पोटेंशियल एनर्जी केवल बॉल की बात करूं तो वो होगी 0, क्योंकि मैं कह दूं कि बॉल की हाइट h है, तो आपने आज तक पढ़ा है कभी कि बॉल की हाइट कुछ होती है? और आप सोचोगे सर ये कैसा सवाल पूछ रहे हैं, बॉल की हाइट तो होती है, हाँ होती है, लेकिन कहाँ से होती है भाई? बॉल की हाइट फिक्स नहीं होती। एक बॉल है वो 2 किलो की, तो 2 किलो फिक्स है, बॉल का मास फिक्स है, लेकिन मैं कहूँगा कि बॉल की हाइट h है, तो इसका मतलब है बॉल की हाइट जमीन से h है, यानी ये जो हाइट है इसको मेजर करना है तो आपको रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा, और रेफरेंस पॉइंट लेते ही धरती माता ऑटोमेटिक इंक्लूड हो जाएगी। और अब ये पोटेंशियल एनर्जी इस बॉल की नहीं रहेगी, धरती माता प्लस बॉल की रहेगी, तो अकेले बॉल की पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है, इसलिए यू बॉल 0 होगा। लेकिन यदि मैं सिस्टम की बात करूं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम यानी निकाय, तो उसमें 2 लोग शामिल है, एक बॉल शामिल है और एक अर्थ शामिल है। और अब पोटेंशियल एनर्जी जो होगी h हाइट पर वो हो जाएगी mgh। आगे मेरी बात समझे? और इसी mgh पोटेंशियल एनर्जी की वजह से जब ये बॉल नीचे की ओर गिरेगी तो यहाँ पर या तो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में पूरा कन्वर्ट हो जाएगी, तो v वेलोसिटी आ जाएगी इसके पास, और यदि यहाँ पर कांच है तो वही काइनेटिक एनर्जी अगेन वर्क डन करने में काम आएगी और कांच को तोड़ देगी। ऐसा ही होता है जब हम बंदूक चलाते हैं, जब हम बंदूक चलाते हैं तो पीछे स्प्रिंग होती है बंदूक में, है ना, उस स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी सेव रहती है, जब हम उसको ट्रिगर खींचते हैं तब वही पोटेंशियल एनर्जी उस बुलेट को काइनेटिक एनर्जी देने में काम आती है। और वही काइनेटिक एनर्जी जब किसी भी लकड़ी के गुटके या किसी भी जगह पे जाके टकराती है, किसी ऑब्जेक्ट पे टकराती है, तो वर्क डन करती है और वर्क डन करके अंदर घुस जाती है। सीधी सी बात है, यहाँ पर एनर्जी कन्वर्ट होती जाती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। क्लियर बात है? याद रहेगा ये बात? ठीक है, ठीक है। चलिए अब बात करें सिस्टम की। तो सिस्टम में जो फोर्स लग रहा है, यहां पर कौन सा फोर्स है? यहां पर फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसे हम mg कह सकते हैं। यदि ये फोर्स है तो ये इसके मैंने इसको एक सिस्टम मान लिया है, यानी एक कमरे के अंदर दोनों का व्यवहार है, तो उसके अंदर ये जो फोर्स चल रहा है या लग रहा है इस बॉल के ऊपर, वो है इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स। इस सिस्टम में जो फोर्स एक्ट कर रहा है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, दोनों बॉडीज के बीच में, जिन्हें हमने एक सिस्टम माना है, तो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है उसे बोलेंगे हम इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स। क्या बोलेंगे? इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में पहले ही बात कर चुके हैं। यहाँ पर इन दोनों के बीच में लग रहा है, हमने बाहर से कुछ नहीं लगाया, इसको एक सिस्टम माना और सिस्टम के बीच में एक फोर्स लग रहा है, इसलिए हमने बोला उसे इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव ये नेचर के हिसाब से कंजर्वेटिव फोर्स है, अंदर लग रहा है, इसलिए मैंने इसको इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स कह दिया है। ठीक है, चलिए। तो पहली चीज यहां पर यह है कि एनर्जी ड्यू टू पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इन द फील्ड ऑफ फोर्स का मतलब ये नहीं है कि अकेले पार्टिकल की ये पोटेंशियल एनर्जी, इसका मतलब है जिसकी वजह से फोर्स लग रहा है वो भी इसमें शामिल हो चुका है। इसका मतलब ये पार्टिकल की नहीं है, ये एक सिस्टम की है जिसमें कम से कम 2 लोग हो सकते हैं, एक जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है और एक जो फोर्स लगा रहा है, यानी धरती माता लगा रही है, बॉल के ऊपर लग रहा है सिस्टम। आगे मेरी बात समझे? तो सिंपल सी बात है, ये दोनों मिलकर एक सिस्टम बनाएंगे और इनके बीच में जो फोर्स लगेगा उसे हम बोलेंगे इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। फिलहाल तो अब देखिए यहां पर इस टाइप की पोटेंशियल एनर्जी आपको मिलती कहां पर है? इस टाइप की पोटेंशियल एनर्जी आपको मिलती है, जैसे मैंने बॉल बता दिया आपको, और वो जो आपने देखा होगा हाइड्रोलिक पावर प्लांट जहां पर होते हैं, जहां पर एक बड़ा सा डैम बना दिया जाता है, बड़ा सा डैम बना दिया जाता है ऐसे करके। ठीक है, यहाँ पर पानी इकट्ठा होता है, यहाँ पर एक टरबाइन लगा दिया जाता है, यहाँ पर टरबाइन लगा दिया जाता है,
पानी जब यहाँ पर भरा होता है तो पानी के पास में पोटेंशियल एनर्जी होती है, जिसे मैं नॉर्मली mgh कह सकता हूँ सिंपली, ठीक है। यही पोटेंशियल एनर्जी जब ये पानी नीचे गिरता है तो इस टरबाइन को घुमाने में काम आती है। तो इसके पास एनर्जी सेव है। जब ये नीचे गिरता है तो वही एनर्जी वर्क डन करने में काम आती है और ये टरबाइन को घुमाना चालू कर देता है। और जब टरबाइन को घुमाता है, जब ऊपर से तेज रफ्तार से पानी गिरता है तो टरबाइन घूमता है, और जब टरबाइन घूमता है तो टरबाइन इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है। आगे मेरी बात समझ में? इस टाइप से हम पोटेंशियल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, एनर्जी ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ द सिस्टम। अब आपकी बात यहाँ पर पहले से ही सिस्टम आ गया है, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है? यहाँ पर मेरा फोकस यहाँ पर पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन पर है। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है? तो देखो हमारा तीर धनुष कुछ ऐसा होता है ना, वो और एरो। तो मैंने ये यहाँ पर ये लो परतंचा कुछ ऐसा ही बोलते हैं इसको, ठीक है। अब देखो भाई, मैंने इसको यहाँ से खींचा, इसको यहाँ से ऐसे पकड़ के खींचा, तो जब मैं ऐसे पकड़ के खींचता हूँ तो ये कुछ ऐसा हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे हम लगा देते हैं तीर, ठीक है। जनरली अभी तीर यहाँ पर ऐसे है, मैंने इसको पकड़ के ऐसे खींच दिया है। तो जब मैंने खींचा तो इसके जो दोनों किनारे ना ये ऐसे खिंच जाते हैं, ये दोनों किनारे ऐसे खिंच जाते हैं क्योंकि मैं रस्सी को पीछे खींचता हूँ। जब मैं रस्सी को पीछे खींचता हूँ तो ये जो आपका ये जो धनुष है वो धनुष कुछ ऐसा हो जाता है, यानी इसका जो शेप है वो चेंज हो जाता है। शेप चेंज होता है तो मैं ऐसे बात करूँ कि यहाँ पर दो पार्टिकल्स हैं, दो मॉलिक्यूल्स हैं। जब आप इसे से खींचते हैं तो ये मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, ये मॉलिक्यूल्स इधर खिसक जाता है, ये मॉलिक्यूल इधर खिसक जाता है। तो इन मॉलिक्यूल्स के सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है, दोनों अपनी अपनी जगह से खिसक जाते हैं। और जब दोनों अपनी अपनी जगह से खिसकते हैं तो आपने जो खींचने में वर्क किया है, आपने जो खींचने में वर्क किया है वही इन दोनों के अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में सेव हो जाता है। आपने जो रस्सी यानी जो प्रत्यंचा जो बोलते हैं उसको पकड़ के खींचने में जो काम किया है वही काम उस धनुष के मॉलिक्यूल्स के अंदर, जो कि अपनी जगह से ऐसे हिल गए हैं, अपनी जगह से दूर दूर खिसक गए हैं, उनका कॉन्फ़िगरेशन बदल गया है, उन दोनों की पोजीशंस बदल गई है, तो उन दोनों के अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में सेव हो जाता है। आपका किया गया काम, आपने जो काम किया है रस्सी खींचने में, वही काम धनुष के दोनों जो मॉलिक्यूल्स है, मैं दो ही ले रहा हूं अभी, इन दोनों मॉलिक्यूल्स के अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में सेव हो गया है। आगे मेरी बात सुने। अब जब तक आप पकड़ के रहोगे ये दोनों पार्टिकल्स पोटेंशियल एनर्जी शो करेंगे, बट जैसे आप छोड़ोगे ये दोनों पार्टिकल जो दूर दूर जा चुके थे, यानी दोनों मॉलिक्यूल्स जो दूर दूर जा चुके थे, ये वापस अपनी जगह आने की कोशिश करेंगे, यानी इनके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी सेव रहेगी वही पोटेंशियल एनर्जी वापस देंगे। अब ये देंगे किसको? ये देंगे इस तीर को, इस एरो को, ठीक है। तो ये अपनी पोटेंशियल एनर्जी जब इस एरो को देंगे तो एरो के पास पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होकर काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में आ जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होकर काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में आ जाएगी। और अब यही तीर जिसके पास पहले वेलोसिटी नहीं थी, अब ये पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होकर काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में से एनर्जी मिल चुकी है, तो यही एरो तेजी से भागेगा। आगे मेरी बात समझ में? तो ये बात ध्यान रखना, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है, पोजीशन का मतलब क्या होता है। ड्यू टू पोजीशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम पोटेंशियल एनर्जी शो होती है, वैसे ही कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने की वजह से भी पोटेंशियल एनर्जी सेव हो जाती है। और जब कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है तो मॉलिक्यूल्स के पास में पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, और जब आप उन्हें फ्री छोड़ते हो तो वही पोटेंशियल एनर्जी वो मॉलिक्यूल्स आपको वापस दे देते हैं, मे बी वो आपको काइनेटिक एनर्जी में दें। आप ऐसे समझ लीजिए, वो छोटे बच्चों की कार आती है ना, उसमें हम चाबी से घुमाते रहते हैं, उसके अंदर एक स्प्रिंग होती है जो टाइट होती रहती है, और हम जो वर्क करते हैं वो उस स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में आ जाता है। बट जैसे हम चाबी छोड़ते हैं वो स्प्रिंग वापस पहले वाली पोजीशन में आने की कोशिश करती है, जो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी सेव हो गई थी वो वापस उसको देती है, और जब वो पोटेंशियल एनर्जी जब वो रिटर्न करती है तो पहियों के पास में काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में आती है। और वो पहिए जो गाड़ी में आपने चाबी भरने से पहले रोक रखे थे, जैसे आप छोड़ोगे वो घूमना चालू करते हैं और गाड़ी भागना चालू कर देती है।
आ गई मेरी बात समझ? तो वहाँ भी सिंपल सिस्टम है, आप वर्क करते हो, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में सेव होता है, पोटेंशियल एनर्जी आपको वापस मिलती है एज ए काइनेटिक एनर्जी। क्लियर सी बात है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए, तो अब थोड़ी सी आगे बात करते हैं। ये तो है जो हमने सुनी सुनाई बातें हैं, जो हमने पढ़ी है और उनका एक्यूरेट मीनिंग निकलता है। लेकिन अब जो हम आगे पढ़ने वाले हैं वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। हमें चाहिए फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। हमने ये तो समझ लिया कि पोजीशन की वजह से उसके पास जो एनर्जी होती है, पार्टिकल्स की पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो एनर्जी स्टोर होती है उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। लेकिन यदि फॉर्मूले की बात आए तो क्या हो? तो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ये हमेशा नेगेटिव इक्वल टू दी वर्क डन, या मैं इसको इक्वल लिख देता हूं पहले, नेगेटिव वर्क डन बाय द इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स इन द सिस्टम, इन द सिस्टम। किसी भी सिस्टम में इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स से जो काम किया जाएगा, इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स से जो वर्क डन होगा उस वर्क डन के नेगेटिव के इक्वल होगी ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी। यानी मैं सिंपली लिखूं तो U इक्वल टू माइनस W, लेकिन ये जो W है वो जिस फोर्स की वजह से किया जाएगा वही फोर्स होगा इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स। इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स, आंतरिक संरक्षी बल। किसी भी सिस्टम में जो इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स काम कर रहे हैं, आंतरिक संरक्षी बल जो काम कर रहे हैं, उनकी वजह से इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स से जो वर्क डन हो रहा है, जो काम हो रहा है, उस काम का नेगेटिव कर दो, उस काम का नेगेटिव कर दो, तो आपके पास में जो वैल्यू आएगी वही आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। यानी सिंपली मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ U इक्वल टू माइनस और W को मैं लिख सकता हूँ F डॉट डी आर। F डॉट डी आर आप चाहो तो वेक्टर फॉर्म में से लिख दो, लेकिन यहाँ पर जो फोर्स है F है वो इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स है, इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स है, आंतरिक संरक्षी बल है, आंतरिक संरक्षी बल है। ये लो भाई, ठीक है। चलो एग्जाम्पल लेते हैं। अब गेंद का ही एग्जाम्पल उठा लेते हैं हम, ठीक है। चलो मैं इसको रफ करके आगे बता देता हूँ भाई, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी की थोड़ी आगे बात की जाए तो पोटेंशियल एनर्जी दो टाइप की हो सकती है, वैसे तो खूब टाइप की होती है, बट जनरली हम दो टाइप के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। हम ग्रेविटेशनल वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे, गुरुत्वाकर्षण में पढ़ेंगे, बट फिलहाल यहां पर बात करते हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की। यदि हम गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो सिंपली ऐसे लेते हैं कि ये हमारा एक रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। चलिए भाई, मैं गेंद को यहाँ उठा ले जाता हूँ ऊपर की साइड में, तो इस गेंद के ऊपर और इस धरती माता एक सिस्टम है ना, गेंद को मैंने यहाँ पे टांग दिया है, तो यहाँ पर एक फोर्स काम करेगा mg। गेंद को यदि हम ऊपर लेके करें तो डिस्प्लेसमेंट है ऊपर के साइड में, डिस्प्लेसमेंट है ऊपर के साइड में। भाई मैं तो इधर लेके जा रहा हूँ, मैं तो इस mg फोर्स के अपोजिशन में काम कर रहा हूँ, मैं तो इस mg फोर्स के अपोजिशन में काम कर रहा हूँ, इस mg फोर्स के विरोध में काम कर रहा हूँ। तो मैंने तो इसको ऊपर की ओर खींचना चालू किया बॉल को, तो इसका डिस्प्लेसमेंट तो है ऊपर की ओर, ठीक है। आप एस ले लो, कुछ भी ले लो, और ये जो फोर्स है mg ये लग रहा है नीचे की ओर। इन दोनों सिस्टम के बीच में मेरे बारे में बात नहीं करनी है, मैं तो इस mg फोर्स के अपोजिट काम कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है दोनों सिस्टम, एक सिस्टम में दो पार्टिकल्स है उनके बीच में, एक सिस्टम के बीच में
एक निकाय के बीच में, ये मान लो एक बंद कमरा है, तो इस बंद कमरे में इन दोनों, जो कि एक तो रेफरेंस पॉइंट वाला है और एक ये है, हमें इन दोनों पार्टिकल्स, ये धरती माता है ना, तो इन दोनों पार्टिकल से बने सिस्टम के अंदर जो फोर्स लग रहा था उसके बारे में पता करना है। तो इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो है mg फोर्स, जो कि एक कंजर्वेटिव फोर्स है। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स, वो है mg। आगे मेरी बात समझ में? तो u निकालना है मुझे इसका और इसका, तो यहां पर ये तो रुका हुआ है, पार्टिकल पे मेरा फोकस है। u इक्वल टू होता है -w इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स, इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स, देन u इक्वल टू, चलिए माइनस को तो मैं यहाँ रख देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पे लिख देता हूँ एफ डी एक्स कॉस थीटा। यही होता है ना फोर्स का फॉर्मूला, हाँ सॉरी वर्क डन का फॉर्मूला। फोर्स की बात की जाए तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट पहले से ही दे रखा है आपको एक्स की फॉर्म में, तो आप यहाँ पे एक्स या एस लिख सकते हैं। मैं इसको एक्स से मान लेता हूँ पूरा, यार कहाँ दिक्कत है, ठीक है। तो यहाँ पे एफ की बात की जाए तो फोर्स यहाँ पर आपका है mg, फोर्स यहाँ पर आपका mg, बट इस गेंद में जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऊपर की ओर है, यानी फोर्स के अपोजिट है, यानी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x और यहाँ पे लिख देता हूँ cos थीटा, ठीक है। फिलहाल मैं थोड़ा थोड़ा खिसकते h साइड पर चला गया हूँ, तो मैं टोटल डिस्प्लेसमेंट को h ही कह दूँ तो कोई प्रॉब्लम होगी क्या? नहीं होगी। डिस्प्लेसमेंट इधर के साइड है, h जो है वो मैंने रेफरेंस पॉइंट से लिया है ऊपर की ओर, गेंद को मैं ऊपर की ओर टांगा हूं, तो आप रेफरेंस पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट ऊपर गिनोगे, जबकि mg फोर्स नीचे लग रहा है। आप कैसे भी समझ लीजिए यार, सिंपल सी बात है। मैंने इस पेन को यहां से उठा के यहां टांग दिया तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर, बट इसके अंदर जो mg फोर्स लग रहा है वो है नीचे की ओर। मैंने क्या किया उससे मतलब नहीं है, मुझे इस पेन और जिस रेफरेंस पॉइंट यानी जो इस सिस्टम का हिस्सा है धरती, उन दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स से मतलब, उन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो mg फोर्स है, ठीक है। मैं तो इस mg फोर्स के विरोध में काम कर रहा हूं, मैं तो इस mg फोर्स के विरोध में काम कर रहा हूं, ठीक है। चलिए देन w इक्वल टू, यहाँ पर जो दोनों के बीच में एंगल बना है वो 180 डिग्री है, ठीक है। हाइट आपके ऊपर की ओर है, डिस्प्लेसमेंट आपका ऊपर की ओर है, mg आपका नीचे की ओर है। देन अगेन वी कैन से दैट -mgh। आप x लेना चाहो तो x के हिसाब से ले लो, मैंने हाइट h मान ली है। देन w इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर आप लिखोगे mgh। मैं यहाँ w नहीं u लिखना चाहिए था मुझे, पोटेंशियल एनर्जी है ना भाई, पोटेंशियल एनर्जी हो, तो h हाइट पर इस बॉल की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgh, जो कि पॉजिटिव है, जो कि पॉजिटिव है। यही बात मैं ऐसे कहूं कि इस गेंद को हम नीचे ले आए, यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट से नीचे, यहाँ पर, तो जब ये नीचे की ओर आई तो mg भी इधर है, इसका डिस्प्लेसमेंट h हाइट पर भी नीचे है, तो इस पोजीशन पे रेफरेंस पॉइंट के नीचे, रेफरेंस पॉइंट के नीचे हाइट इक्वल टू 0, हाइट ये भी h है ये भी h है, लेकिन ये ऊपर की ओर है, यानी यहाँ पर हाइट पॉजिटिव कह सकते हैं ना, ऊपर की ओर है, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। u इक्वल टू आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आएगा mgh, जैसे हमने यहाँ पर प्रूफ कर लिया है। लेकिन जब हम रेफरेंस पॉइंट से नीचे आते हैं तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी नेगेटिव, जो कि माइनस का mgh होगी, क्योंकि हम रेफरेंस पॉइंट से नीचे आए हैं, रेफरेंस पॉइंट से नीचे आए। तो यहाँ से एक बात और क्लियर होती है कि आप जिस सिस्टम की बात कर रहे हैं वहाँ पर यदि आप कोई भी डिस्प्लेसमेंट लेते हैं तो सबसे पहले आप रेफरेंस पॉइंट का ध्यान रखिए, सबसे पहले आप रेफरेंस पॉइंट का ध्यान रखिए। उस रेफरेंस पॉइंट से यदि आप पॉजिटिव डायरेक्शन में जाते हैं तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, यानी आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी वो पॉजिटिव होगी। बट जब आप उस रेफरेंस पॉइंट से नेगेटिव डायरेक्शन में आते हैं तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगी, यानी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव की हो जाएगी। यानी ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है, तो इसके ऊपर mgh पॉजिटिव का होगा और इसके नीचे mgh नेगेटिव का होगा। आगे मेरी बात समझ में, इस बात को ध्यान से याद रखना। चलिए ऐसे ही यदि मैं बात करूं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं स्प्रिंग का, वरना आप कहेंगे सर स्प्रिंग का एग्जांपल देते रहते, अभी कह रहे थे खिलौने वाली गाड़ी में और वो जो बंदूक होती है जिसमें हम बुलेट फायर करते हैं, वहाँ पर ट्रिगर दबाओ या फिर वो चाबी घुमाओ, दोनों के अंदर स्प्रिंग होती है, पोटेंशियल एनर्जी सेव होती है। होती कैसे ये तो सर ने बताया नहीं, अभी बता देते हैं भाई। चलिए ये मेरे पास स्प्रिंग है,
और इस पर मैंने एक ये ब्लॉक बांध रखा है, ये लो, ठीक है। ये मैंने नॉर्मली रेफरेंस इधर ले लेता हूँ मैं, इधर ये मेरा मीन पोजीशन है, ये मेरी मीन पोजीशन है। यदि मैं स्प्रिंग को खींचूं, ये ब्लॉक आगे खिसक जाएगा और यहाँ से इस मीन पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो आगे की ओर आएगा। मीन पोजीशन के आगे डिस्प्लेसमेंट एक्स जो होगा वो पॉजिटिव होगा। हमने इसे खींचा है बाहर, लेकिन हम क्यों खींच रहे हैं? ये इसको बोल सकते थे खिसक रहे भाई, आगे खिसक, नहीं खिसकेगा। क्यों? क्योंकि इस ब्लॉक के ऊपर स्प्रिंग फोर्स काम कर रहा है, इस ब्लॉक के ऊपर स्प्रिंग फोर्स काम कर रहा है। उस स्प्रिंग फोर्स के अपोज में हम आगे खींच रहे हैं। हमारा यहाँ कोई लेना देना नहीं है अभी पोटेंशियल एनर्जी से, हम बात करें इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स की, ठीक है। तो इस सिस्टम में ठीक है, स्प्रिंग और ब्लॉक एक सिस्टम है ना, इस सिस्टम में जब हम इसे आगे की ओर खींचेंगे तो स्प्रिंग फोर्स पीछे की तरफ काम करेगा, स्प्रिंग फोर्स पीछे की तरफ लगेगा, ठीक है। और हुक्स लॉ ये कहता है कि जो स्प्रिंग फोर्स है वो होता है माइनस का kx, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट। अब हमें चाहिए वर्क का नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू नेगेटिव वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स। आंतरिक संरक्षित बलों द्वारा किए गए कार्य का नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो यहाँ पर बात करें हम U की, तो U इक्वल्स टू माइनस वर्क डन जो होगा वो होगा आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। आ गई मेरी बात समझ में? चलिए, U इक्वल्स टू दोनों के बीच में पहले से ही जो प्लस और माइनस लगने वाला है वो यहाँ पर लग चुका है, ठीक है। यहाँ पर पहले से ही लग चुका है कि x और fs एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए यहाँ पर पहले से ही माइनस लगा दिया गया है। यदि आप fs को kx लेते हैं तो यहाँ पर फिर थीटा का जिक्र भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए भाई, F फोर्स माइनस का kx है आपके पास में, ठीक है। और यहाँ पर मैंने लिख दिया dx। आपकी पोजीशन कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रही है, मैं यहाँ लिख देता हूँ इनिशियल से फाइनल तक। देन U इक्वल्स टू माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, आपके पास आएगा k, और यहाँ पर आप लिखेंगे x स्क्वायर बाय 2 और लिमिट लगा देंगे x इनिशियल टू x फाइनल। देन U इक्वल्स टू k बाय 2 x फाइनल स्क्वायर माइनस x इनिशियल स्क्वायर। मैं कहूँ कि x इनिशियल तो आपका 0 है, बट x फाइनल आपका x है। भाई स्टार्टिंग पोजीशन आपकी 0 है बट फाइनल पोजीशन आपकी x पर है। देन यू कैन से दैट k बाय 2 x स्क्वायर। भाई ये तो हो जाएगी 0, अच्छा x i का स्क्वायर, x इनिशियल स्क्वायर, मैंने स्क्वायर नहीं लगाया था, चलो कोई बात नहीं। और x फाइनल की जगह आप लिखोगे x, तो आपके पास में बचेगा u इक्वल्स टू kx स्क्वायर बाय 2। क्लियर सी बात है। एक बात और बताता हूँ मैं, जब आप इसे अंदर की ओर लाएंगे, यहाँ पर फिलहाल पोटेंशियल एनर्जी 0 है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है, बट यदि आप इसे रेफरेंस पॉइंट से अंदर की ओर लाएंगे, मान लो ये आपका रेफरेंस पॉइंट यहाँ पर है, x इज इक्वल टू 0, और आपने ब्लॉक को धक्का देकर अंदर की तरफ दबा दिया है, तो जब आप अंदर की तरफ दबाएंगे तो स्प्रिंग फोर्स बाहर की तरफ काम करेगा, जबकि डिस्प्लेसमेंट अंदर की तरफ काम करेगा। x की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, fs की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, और उस केस में भी देखो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है ना, और u की वैल्यू kx स्क्वायर बाय 2 ही रहेगी, u की वैल्यू kx स्क्वायर बाय 2 ही रहेगी। तो चाहे आप इसे कंप्रेस करिए चाहे एक्सपेंड करिए, दोनों ही स्थितियों में, दोनों ही कंडीशन में ये अपने जो मीन पोजीशन है उसके या तो इधर या इधर चली जाएगी स्प्रिंग, या तो आप इसे दबा के कंप्रेस कर देंगे या फिर इसे खींच कर एक्सपेंड कर देंगे, और दोनों ही कंडीशन में इसकी पोटेंशियल एनर्जी kx स्क्वायर बाय 2 हो जाएगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या सीखा आज की क्लास में? हमने बात की कि भाई साहब हम पढ़ते आ रहे हैं पार्टिकल्स की, पोटेंशियल एनर्जी पार्टिकल की, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी पार्टिकल की नहीं होती है। पोटेंशियल एनर्जी एक सिस्टम की होती है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा पार्टिकल्स होते हैं। जब हम बॉल की बात करते हैं तो ऑटोमेटिक एक दूसरी बॉडी या एक दूसरी चीज़ यहाँ पर इंक्लूड हो जाती है, जो कि है धरती माता, क्योंकि एक खुद अकेली बॉडी की कोई हाइट नहीं होती, फिक्स नहीं है कि बॉल की हाइट इतनी है। जब हम कहते हैं ना बॉल की हाइट ये है 10 मीटर है, तो फिर जिक्र आता है 10 मीटर है, कहाँ से नापा? ज़मीन से नापा। तो ज़मीन वहाँ पर ऑटोमेटिक इंक्लूड हो गई उस सिस्टम में।
ठीक है। तो वहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी बनती है वो ड्यू टू पोजीशन ऑफ पार्टिकल इन द फील्ड ऑफ फोर्स होती है, जहाँ पर वो पोटेंशियल एनर्जी एक सिस्टम की होती है। लेकिन हमारा फोकस गेंद पर होता है, तो हमें लगता है गेंद की अकेले की पोटेंशियल एनर्जी है। ना बाबा ना, गेंद की अकेले की पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। गेंद प्लस अर्थ दोनों की मिलाकर पोटेंशियल एनर्जी जो होगी उसे हम mgs कहेंगे। फिर हमने बात की पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू कॉन्फिगरेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। जब हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, बाहर से कोई फोर्स लगाते हैं, तो किसी बॉडी की शेप चेंज हो जाती है, उसके मॉलिक्यूल्स का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है, उसके अभिविन्यास चेंज होने की वजह से, मॉलिक्यूल्स का अपनी पोजीशन की वजह से, मतलब अपनी पोजीशन से हटने की वजह से उन मॉलिक्यूल्स के अंदर एक एनर्जी स्टोर होती है जिसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और वही पोटेंशियल एनर्जी वही पार्टिकल वापस देते हैं, तो इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी और अगेन इन द फॉर्म ऑफ अनदर एनर्जी दे सकते हैं। फिलहाल तीर धनुष की बात की थी, तो वहाँ पर वो एनर्जी हमें तीर की काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में मिलती है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का यदि फॉर्मूला निकालना है तो आप किसी भी सिस्टम में लग रहे इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स पर ध्यान दीजिए। इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स, केवल कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होते हैं जो एक बंद लूप में, एक क्लोज लूप में जिनका वर्क डन 0 आता है। टोटल वर्क डन क्या आता है? 0 आता है, जिसकी वजह से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 होता है, ठीक है। ये कभी पाथ पर डिपेंड नहीं करते, ये इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करते हैं। ये बातें हमने कल की क्लास में डिस्कस की थी, ठीक है। अभी 1-2 डेफिनेशन और बताऊंगा, लेकिन ये हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी भी खत्म नहीं हुआ है। आज केवल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हमने बेसिक जाना है, ठीक है। कल हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स, फॉर्मूलास, ग्राफ, जो कि बुक्स में है नहीं, लेकिन जब इनका जिक्र होता है IIT, नीट और सेकेंड ग्रेड टाइप के एग्जाम में, तब एक बार तो हमारे हाथ पाँव फूल जाते हैं। तो उनके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन हम बात करेंगे कल, ठीक है। आज हमने जो पढ़ा केवल उसके बारे में डिस्कस करें। तो हमने जाना कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो वर्क डन के इक्वल होती है, लेकिन वर्क डन के साथ में नेगेटिव साइन भी आएगा, और वो वर्क डन होगा वो इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स का होना चाहिए, और बाकी फोर्स से हमें मतलब नहीं है, वो नेग्लेक्ट करने हैं, वो है ही नहीं, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का वहाँ कोई लेना देना नहीं माना जाएगा, ठीक है। इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स से हमें वर्क डन निकालना पड़ेगा, और वही वर्क डन का नेगेटिव हमारी पोटेंशियल एनर्जी होगी। आगे मेरी बात समझे, पोटेंशियल एनर्जी 2 टाइप से हो सकती है, वैसे तो खूब टाइप की होती है, बट यहाँ पर हमने जिक्र 2 टाइप से किया है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में रेफरेंस के लिए हमने अर्थ को माना है, तो अर्थ के ऊपर जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होती है, अर्थ के सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी हम 0 लेते हैं, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी हम 0 लेते हैं। यहाँ पर भी मीन पोजीशन यानी रेफरेंस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है, इसके आगे जाओ या इसके पीछे हो पोटेंशियल एनर्जी आपकी पॉजिटिव रहती है, जहाँ हमने बात किया है, जिक्र किया है, फॉर्मूला डिराइव किया है, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। इसके अलावा हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, सबसे पहली बात कंजर्वेटिव फोर्स और स्प्रिंग फोर्स के बीच का रिलेशन। ये मत सोचना कि वर्क डन से ही हमने यहाँ से रिलेशन निकाल दिया, नहीं। कल हम बात करेंगे कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच का रिलेशन, ग्रेडियंट क्या होता है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी से फोर्स कैसे निकाला जा सकता है, पोटेंशियल एनर्जी से किसी भी सिस्टम या किसी भी पार्टिकल के इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में है, संतुलन अवस्था में है, असंतुलन अवस्था में, संतुलन साम्य अवस्था में है, असंतुलन साम्य अवस्था में है, या उदासीन साम्य अवस्था में है, ये कैसे पता लगाया जा सकता है। साथ ही साथ में यूएक्स ग्राफ, पोटेंशियल एनर्जी एंड डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ कैसे ड्रॉ होने वाला है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ कैसे ड्रॉ होने वाला है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ से कैसे पता लगेगा कि पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है या कम है, ठीक है। और जैसे ही हम पोटेंशियल एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ खींचेंगे तो वहाँ से कैसे पता लगेगा कि ये यहाँ पर इक्विलिब्रियम की पोजीशन है या इक्विलिब्रियम की पोजीशन नहीं है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है या फिर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है या फिर न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। ये सब कहानी हम कल डिस्कस करने वाले हैं। तो कल की क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, छोड़ना मत, मिस मत करना। आज की क्लास का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, मानता हूँ थोड़ी सी बोरियत जैसी होगी, मेरा भी गला सूख गया है बोलते बोलते, क्योंकि आज की क्लास ज़्यादातर थ्योरिकली क्लास है, ठीक है। होता क्या है, जब हमें डेफिनेशंस वगैरह हम बुक में पढ़ते हैं ना, तो हम केवल डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, रट लेते हैं उन्हें ऐसे करके, या फलाना फलाना फलाना, बट उसका वास्तविक मतलब क्या है, वो डेफिनेशन कहनी क्या चाहती है, वो हम नहीं समझ पाते हैं। और जब हम वो नहीं समझ पाते तो हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन रहता है, फॉर्मूला रटने का।
फॉर्मूला रटने का, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी था, इसलिए आज की क्लास मैंने थ्योरिकली पूरी यहाँ पर आपको बताया। ऐसी बात नहीं है कि जो आज मैंने बताया वो आपके कोई काम का नहीं है। आप रेलवे का एग्जाम देने जाओगे, कभी ना कभी नीट IIT नहीं क्लियर होगा, वैसे तो होना चाहिए, बट कई लोग ऐसे भी होते हैं जो इंजीनियरिंग करने के बाद पटवारी पुलिस इनका एग्जाम देते हैं, वहाँ पर ये सीधे सीधे टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि धनुष के अंदर, खींचे हुए धनुष में कौन सी एनर्जी स्टोर होती है, हाथ में होता है हथौड़े में कौन सी एनर्जी स्टोर होती है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कब होती है, ये सब बातें। तो यही तो बेसिक है भाई। आज जानोगे तो न्यूमेरिकल्स करोगे तो सामने वाले को बता भी पाओगे, ठीक है, एकदम क्लियरली कंफ्यूजन क्लियर कर पाओगे, किसी भी चीज़ को एकदम शार्प इमेज बना पाओगे, ठीक है, तभी तो आप हर चीज़ के बारे में ढंग से समझकर किसी भी चीज़ से रिलेटेड सवालों को सॉल्व कर पाओगे। अदरवाइज तो फिर यही होगा, ये भी हो सकता है यार, ये भी हो सकता है, कैसे करूँ, ठीक है। तो आज की क्लास इतनी ही होने वाली है। कल की क्लास में मैंने आपको बता ही दिया क्या क्या हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि आपकी क्लास में मज़ा आया, आपके कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर हुए, आपको लगा है कि नहीं डेफिनेशन जो मैंने रटी थी आज वो क्लियरली समझ में आई है मेरे दिमाग में, तो कमेंट कर दीजिए। आपका कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।